दीपांशी मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कोशिका के सिद्धांत पढ़ा था। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी और निर्जीव कोशिका की खोज किसने की थी ये पढ़ा था। टाइप्स ऑफ सेल पढ़ी थी, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स, इनका डिफरेंस भी पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? तो हम जानेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है, यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लांट सेल में भी पाई जाती है, मतलब कि प्लांट सेल में भी पाई जाती है और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। ये बहुत ही लचीली होती है, यानी स्मूथ होती है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी हुई होती है, इसीलिए इसको लिपोप्रोटीन भी हम कहते हैं। और इसका नेचर कैसा है? ये वर्णात्मक यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, सिलेक्टिव सेमी परमिएबल होती है, ये इसका नेचर है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका कार्य क्या है। तो ये कोशिका के सुरक्षा गार्ड की तरह, मतलब कि सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती है। ये केवल जो जरूरी पदार्थ जैसे ऑक्सीजन हो गया, पोषक तत्व हो गए, उनको अंदर आने देती है और जो हानिकारक यानी कि फालतू पदार्थ है उनको बाहर ही रोक देती है। सपोज दैट हम समझते हैं कि जैसे कि कोई भी बहुत बड़ी कंपनी है तो उस कंपनी के बाहर एक गार्ड होते हैं और उन गार्ड को बैठा दिया जाता है कि जो भी उसी इंसान को एंट्री देना जिसके पास एक आई कार्ड वगैरह होता है, कोई मतलब कोई पहचान होती है कि हाँ वो इस कंपनी में जाने के लिए अवेलेबल है तब, वरना कोई भी जिस इंसान को नहीं जानते, नहीं कोई काम है तो उसको अंदर नहीं आना। तो वही काम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। ये सेलेक्टिवली सेमी परमिएबल होती है, मतलब कि जो ज़रूरी पदार्थ हैं जैसे पोषक तत्व, पानी अभी हमने पढ़ा, उनको तो ये अंदर आने दे रही है और जो फालतू पदार्थ है, फालतू का मटेरियल है, उसको ये बाहरी रोक दे रही है। अब हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। सॉरी, तो इसकी उपस्थिति के बारे में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कोशिका भित्ति के बारे में। तो हम देखेंगे इसकी कोशिका भित्ति की क्या देखेंगे? उपस्थिति को देखेंगे। तो ये केवल किस में पाई जाती है? केवल पाई जाती है प्लांट सेल्स में। जो हमारी जो हमारी सेल वॉल है वो ओनली प्लांट सेल में ही देखने को मिलती है, जो कवक और बैक्टीरिया इन दोनों में पाई जाती है। ये जो ह्यूमन सेल्स यानी एनिमल सेल्स हैं इसमें पूर्ण रूप से एब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। तो पूछा जा सकता है कि जो सेल वॉल है, जो कोशिका भित्ति है, वो कहाँ प्रेजेंट होती है? तो वो ओनली प्लांट सेल्स में ही हमें देखने को मिलती है। आप देख रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये कोशिका झिल्ली के बाहर पाई जाती है, यानी कि जो हमारी सेल है उसके बाहर पाई जाती है सेल वॉल। ये बहुत ही मोटी होती है, थिक होती है और जो नॉन लिविंग लेयर्स होती हैं उनकी मुक्त होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। देखो सेलुलोज की इसलिए बनी होती है क्योंकि प्लांट्स में सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, ये पौधों को चलने फिरने के लिए आज़ादी नहीं दे होती, मतलब ये पेड़ पौधे हैं, वो अगर एक जगह पर खड़े हैं तो चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश हो, कुछ भी हो, वो एक जगह से, ऐसा तो नहीं है कि बारिश होने लगी तो वो कहेंगे नहीं बारिश होने लगी, जैसे हम लोग बारिश में भीगते नहीं और घर के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसा पेड़ पौधे तो कर नहीं सकते हैं कि बारिश हो रही है तो वो सोचेंगे नहीं हम घर के अंदर चले जाएं। उन्हें उसी जगह पर खड़े रहना है, उन्हें कोई चलने फिरने की फ्रीडम नहीं है। तो इसीलिए उन्हें कड़कपन, निश्चित आकार और मजबूती, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है कौन? सेल वॉल, जो कि सेलुलोज की बनी हुई होती है। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोशिका के मुख्य आंतरिक अंगों के बारे में। क्या देखते हैं? कोशिका के मुख्य आंतरिक अंगों के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं केंद्रक के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में। तो इसको कोशिका का नियंत्रण केंद्रक भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी? इसका स्थान क्या है, कार्य क्या है, विशेषता क्या है, सब जानेंगे।
तो रॉबर्ट ब्राउन ने 18,031 में न्यूक्लियस की यानी कि केंद्रक की खोज की थी और 16,065 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, जो कि हम लेक्चर फर्स्ट में पढ़ चुके हैं। आप उसको देखेंगे तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देखेंगे कि ये किस स्थान पर होती है, तो ये कि कहाँ पर ये जो केंद्रक है वो प्रेजेंट होता है, तो कोशिका के ठीक बीच में स्थित होता है। जैसे कि ये ऐसे है तो यहाँ पर ये ठीक बीच में क्या होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा हमारा केंद्रक। ठीक, यहाँ पर केंद्रक होगा। ये पूरी इसकी विशेषता है कि जो केंद्रक कैसा होता है कि धागे जैसी उलझी संरचना होती है, मतलब जैसे धागा होता है और वो उलझ जाता है, तो सेम उस टाइप का ही होता है केंद्रक, और इसको क्रोमेटिन कहते हैं। और जब सेल डिवीज़न हो रहा होता है तो सेल डिवीज़न के समय एक क्रोमोसोम बना लेता है। इसी के अंदर डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो कि जेनेटिक इनहेरिटेंस यानी कि आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचाता है। ये किसका काम होता है, डीएनए का काम होता है, जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, किसके बारे में देख रहे हैं, अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वो रिचर्ड अल्टमैन ने 1819 में की थी। देखो बेटा, आप अपनी जो सन दे रखी हैं और जो साइंटिस्ट दे रखे हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस सन में किस चीज़ की रिसर्च की थी, तो ये क्वेश्चन आपके MCQ वाइज क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आप इनको अच्छे से ध्यान रख कर पढ़िएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज रिचर्ड अल्टमैन ने 1819 में इन्हें सबसे पहले देखा था। और माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो अल्टमैन ने नहीं दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम है वो कार्ल बेंडा ने दिया था। तो पूछा जा सकता है कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था, तो वो रिचर्ड अल्टमैन ने 1890 में देखा था, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है वो कार्ल बेंडा ने दिया था। इट इज़ क्लियर नाउ। अब आगे देखते हैं इसका कार्य क्या है। तो ये कोशिका के अंदर एक सेलुलर रिस्पिरेशन का सेंटर है, यानी कि जो सेलुलर रिस्पिरेशन का सेंटर है, हमारे द्वारा जितने भी हम भोजन को खा रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन करके ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है। कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब कोशिका के अंदर ही क्या हो रहा है, सेलुलर रिस्पिरेशन हो रही है, और जो हम खाना खा रहे हैं और उस खाना का ऑक्सीडाइजेशन हो जा रहा है, और ऑक्सीडाइजेशन होकर हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ऊर्जा एक ATP के रूप में यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है और जमा होती है। इसीलिए ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का क्या होता है बेटा, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का DNA होता है, राइबोसोम होता है, जिससे ये अपने कुछ ज़रूरी प्रोटीन खुद बना सकता है। इसे किसी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। देखिए, आपके पास जब खुद का काम करने के लिए खुद पूरी व्यवस्था होती है तो आपको दूसरे किसी पर डिपेंड रहना नहीं पड़ता। तो सेम वही काम है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके पास अपने खुद का DNA है, खुद का राइबोसोम है, तो अपने इसे प्रोटीन बनानी है ये खुद बना सकती है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल भी कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राइबोसोम बार। तो राइबोसोम को बेटा क्या कहते हैं, राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, और हम देखते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज पैलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। ठीक है, हु इज़ द डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम अगर पूछा जाता है तो जॉर्ज पैलेट ने की थी राइबोसोम की डिस्कवरी। ये पूरी कोशिका का सबसे छोटा ऑर्गेनल है, मतलब कि जो पूरी हमारी इतनी बड़ी सेल है उस सेल का सबसे
छोटा अगर ऑर्गेनल पूछा जाए तो राइबोसोम है। जब हम डायग्राम बनाते हैं राइबोसोम का, सेल का, तो उस सेल के अंदर जब हम देखते हैं राइबोसोम बहुत ही छोटे ऑर्गेनल के रूप में प्रेजेंट होते हैं, जो बिना मेम्ब्रेन का होता है। इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। अगर राइबोसोम के अंदर आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि इसके अंदर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। इसका अगर मेन कार्य है तो इसका है विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन का निर्माण करना। इसका मेन काम यही है कि ये कोशिका के लिए, उसकी इवोल्यूशन के लिए और उसकी रिपेयरिंग के लिए प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। बस इतना ही इसका काम होता है, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम को हम आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? तो क्रिश्चियन डी डुबे ने की थी लाइसोसोम की खोज। ये एक सिंगल मेम्ब्रेन वाली बहुत ही स्मॉल थैली होती है, जिसमें एक शक्तिशाली पाचक एंजाइम यानी कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। मतलब एक मेम्ब्रेन होती है छोटी सी, उसके अंदर बहुत ही पावरफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कोशिका के अंदर आने वाली कचरे, टूटे फूटे ऑर्गेनल या आउटर बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, डाइजेस्ट करके पूरी सेल को साफ रखता है। मतलब हमारी सेल को साफ रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो वो है लाइसोसोम। इसीलिए इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी ही आत्मघाती थैली को खाकर डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको हम आत्मघाती थैली कहते हैं। भैया वो खुद की थैली कोई खाकर पचा रहा है ना, तो इसीलिए हम उसको आत्मघाती थैली कहते हैं। ये जितनी भी हमारे सेल में कचरा है, टूटे फूटे ऑर्गेनल हैं, जीवाणु को, उनको सबको पचाकर सेल को साफ कर देता है। इसीलिए अब है कि आत्महत्या क्यों, या आत्महत्या क्यों करता है? जब कोई कोशिका पूरी तरह बीमार या बूढ़ी हो जाती है, क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम की अचानक थैली फट जाती है। मतलब कोई भी कोशिका है और वो पूरी तरह से मतलब कि क्षतिग्रस्त हो गई है, तो थैली अचानक फट जाती है। इसके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही पूरी कोशिका को पचाकर समाप्त कर देते हैं। इसीलिए इसे आत्मघाती थैली या सुसाइडल बैग भी कहते हैं, या फिर एटम बम भी इसे कहा जाता है। अब हम देखते हैं गोल्जी एपरेस्टस या गोल्जी उपकरण। अब क्या है कि गोल्जी काय की जो खोज है वो कैमिलो गोल्जी ने की थी। इसे कोशिका का कुरियर मैनेजर या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। ये राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रोटीन को पैक करता है, उसे सुरक्षित करता है, और फिर उसे कोशिका के अंदर या बाहर सही स्थान पर भेजता है। कौन? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या करता है? उसे हम कोरियर मैनेजर या पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम के द्वारा बनाए गए प्रोटीन को पैक करता है, सुरक्षित करता है, और फिर उसे कोशिका के अंदर या बाहर सही स्थान पर भेजता है। फिर है लबक और क्लोरोप्लास्ट। हम देख लेते हैं आपके कितने टॉपिक बचे हैं, बस कुछ एक टॉपिक बचा है और देख लेते हैं इसको। लबक और क्लोरोप्लास्ट। तो लबक और क्लोरोप्लास्ट जो है वो कोशिका का रसोई घर हम इसको कहते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं होता। इसमें हरे रंग का एक वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं, पर्णहरित भी कहते हैं, और ये पौधों में पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। इसकी सहायता से ही जो प्लांट्स होते हैं वो जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे कोशिका का रसोई घर यानी किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। किसको? प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट को। अब हम देखते हैं कि कोशिका का, हम थोड़ा कोई रिवीजन समझ लेते हैं कि कोशिका का वैज्ञानिक अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मृत कोशिका की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने की थी। कोशिका सिद्धांत स्लीटन एवं श्वान ने दिया था। कोशिका का नियंत्रण केंद्रक न्यूक्लियस है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। सुसाइडल बैग लाइसोसोम है। पोस्ट ऑफिस गोल्जी बॉडी है, एंड किचन ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट है। समझ लिया। और आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है कि हमें बताइएगा कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल किसे कहा जाता है। आप एक क्वेश्चन का आंसर है मुझे कमेंट कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं। अगर आप इसको ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर अपने आप पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो
और तो आप कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा, मैं उस पर भी आपकी वीडियो बनाकर आपको समझा दूंगी। तो रखते हैं आप यहीं तक, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।